हमने कल ये देखा था कि कल के लेक्चर में हमने ये देखा था क्लास की संविधान हमारा में हमारे संविधान में क्या क्या संघवाद के लक्षण हैं। पर हमने अब जो हमने कल से शुरू किया था वो देखा था कि संविधान हमारे किन चीजों में संघवाद से हटकर एकात्मक की ओर जा रहा है, यूनिटरी की ओर जा रहा है। ओके, इसी को ध्यान में रखते हुए कि मतलब हमारा संघवाद मतलब लोग जैसे कहते हैं ना क्वासी फेडरल है, ओके, लाइक फेडरल है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलेक्जेंड्रोविच महाशय ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुई जनरस, अपने आप में अनोखा है। ये ना पूर्णता संघवाद है, ना पूर्णता एकात्मक है। ओके, तो कल हमने वो प्रोविजंस कर रहे हैं जहां पे संघवाद से हटकर संघवाद के इतर संविधान में वो सारी प्रावधान हैं जो एकात्मक संविधान को, भारतीय संविधान को एकात्मक ज्यादा बनाते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, तो कंटिन्यू करेंगे कल के ही पॉइंट से, क्योंकि मैंने वो पॉइंट बहुत बड़ा था, मैंने बीच में रोका था। कंटिन्यू करेंगे क्लास फ्रॉम द यस्टरडेज पॉइंट। नेक्स्ट पैराग्राफ। राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा कल मैंने शायद कल अगर कल के ही पॉइंट से कर रहे हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत हम कल के ही पॉइंट से कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि केंद्र किन मामलों में राज्य सूची में हस्तक्षेप या राज्य में कानून बना सकता। मैंने आपको कल बताया था टोटल 5 मामले आते हैं जहां वो कानून बना सकता है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि किन मामलों में केंद्र राज्य सूची में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ विद अ फ्रेश पैराग्राफ। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार सामान्यता राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार सामान्यता कानून नहीं बना सकती। केंद्र सरकार सामान्यता कानून नहीं बना सकती। बना सकती, किंतु यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य राज्यसभा में उपस्थित सदस्य एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा में उपस्थित सदस्य एवं एवं मत देने वाले 2/3 मत देने वाले 2/3 2/3 सदस्य के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा कर दें कि बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा कर दें घोषणा कर दें कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है विषय राष्ट्रीय महत्व का है
महत्व का है, तो उस दशा में उस विषय पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति मिल जाती है। तो उस दशा में उस विषय पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति मिल जाती है। संसद को विधि निर्माण की शक्ति मिल जाती है। विराम। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, संविधान का अनुच्छेद 249 ऐसी विधि पूरे भारत में, ऐसी विधि पूरे भारत में विधि पूरे भारत में भारत में या कुछ राज्यों में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसी आवश्यकता हो प्रभावी हो सकती है, या कुछ राज्यों में जैसी आवश्यकता हो प्रभावी हो सकती है। कुछ राज्यों में जैसी आवश्यकता हो प्रभावी रह सकती है, हो सकती है। विराम। लिखिए, नेक्स्ट लाइन, राज्यसभा द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव पारित करके बनाए गए कानून, अंडरलाइन कर दीजिएगा, राज्यसभा द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव पारित करके बनाए गए कानून 1 वर्ष तक मान्य रहेंगे। 1 वर्ष तक मान्य रहेंगे। तक मान्य रहेंगे, किंतु राज्यसभा एक एक वर्ष करके, किंतु राज्यसभा एक एक वर्ष करके इन कानूनों को, इन कानूनों को आगे भी अनवरत बढ़ा सकती है। आगे भी अनवरत बढ़ा सकती है, मतलब ऐसे कानून को एक एक साल करके राज्यसभा, अगर हर साल को, हर साल राज्यसभा को यह पास करना पड़ेगा और कानून को 1 साल आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट लाइन, समान परिस्थितियों के अतिरिक्त समान परिस्थितियों के अतिरिक्त के अतिरिक्त संसद को राज्य सूची के विषयों पर, संसद को राज्य सूची के विषयों पर, जब देश में आपातकाल लागू हो, जब देश में आपातकाल लागू हो,
तो कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। जब देश में आपातकाल लागू हो तो कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, विराम, ब्रैकेट में लिखिए अनुच्छेद 250। ध्यान रखिएगा गाइस, ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन बनाई गई विधियों, संसद द्वारा संसद द्वारा संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध या असंगति होने की दशा में विरोध, सर रिपीट कर दीजिए। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध या असंगति होने की दशा में विरोध या असंगति होने की दशा में केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुच्छेद 251 के अनुसार, अनुच्छेद 251 के अनुसार। आपको बता दूं क्लास 1, भारत में राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं। भारत में राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, परंतु संविधान ने राज्यों के कानून निर्माण की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। परंतु संविधान ने परंतु संविधान ने राज्यों के कानून निर्माण की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। उदाहरण के लिए वे कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते, वे कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते, वे मतलब राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकते जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो, जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो,
राज्यों द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को राज्यों द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 201 से शक्ति ग्रहण करके संविधान के अनुच्छेद 201 से संविधान के अनुच्छेद 201 से शक्ति ग्रहण करके राज्यपाल स्वविवेक से ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। विराम। यह सभी प्रावधान भारत की संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन को केंद्र की ओर झुका देते हैं। शक्ति संतुलन को केंद्र की ओर झुका देते हैं। विराम। अमेरिका में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। हालांकि कनाडा के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं। अमेरिका के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है, हालांकि कनाडा के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही अधिकृत हैं। समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही अधिकृत हैं, लेकिन केंद्र व राज्य यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, यदि केंद्र और राज्य सर रिपीट कर दीजिए। निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही अधिकृत हैं। यदि केंद्र और राज्य
और राज्य समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, बनाते हैं बनाते हैं और वे कानून एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, और वे कानून एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, अपोजिट हैं, तो ऐसी दशा में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो ऐसी दशा में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। विराम। तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून अविधिमान्य कहलाएंगे, अविधिमान्य कहलाएंगे। अविधिमान्य कहलाएंगे। विराम। कहलाएंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनुच्छेद 254 के अनुसार, अनुच्छेद 254 के अनुसार अच्छा, तो मेरे को बताइए क्लास, कोई ऐसा प्रावधान है क्या हमारे संविधान में कि समवर्ती सूची में अगर किसी ने कानून बनाया है, राज्य ने कानून बनाया है, तो राज्य के कानून को प्राथमिकता मिले और केंद्र के कानून को प्राथमिकता ना मिले? कोई है ऐसा प्रावधान? समवर्ती सूची में केंद्र के कानून के ऊपर राज्य के कानून को प्राथमिकता मिले। बताएं। हाँ जी हरिशंकर जी, आपकी तो पॉलिटी खत्म हो गई है, आपको तो रिवीजन कर रहे हैं। लिखिए क्लास, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 254 धारा 2 के तहत, धारा मतलब इंग्लिश में क्लॉज, क्लॉज 2, धारा 2 के तहत, 2 के अनुसार, अनुच्छेद 254 ब्रैकेट 2, 254 ब्रैकेट 2, अनुच्छेद 254 धारा 2 के तहत यदि कोई राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र द्वारा कानून निर्माण किए जाने के बावजूद भी, केंद्र द्वारा कानून निर्माण किए जाने के बावजूद भी कानून बनाना आवश्यक समझता है,
कानून बनाना आवश्यक समझता है बनाना आवश्यक समझता है तथा उसके द्वारा बनाया गया यह कानून तथा उसके द्वारा बनाया गया यह कानून उसके द्वारा बनाया गया यह कानून केंद्र द्वारा पहले बनाए गए केंद्र द्वारा पहले बनाए गए गए इकाई राज्य में केंद्र द्वारा पहले बनाए गए इकाई राज्य में कानून बनाने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ली हो तो वह राज्य कानून बना सकता है भले ही उसके प्रावधान केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध हों भले ही उसके प्रावधान केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध हों समझिएगा इस के विरुद्ध हों एक और लाइन खत्म कर लेते हैं तो फिर आपको समझा देता हूं हालांकि केंद्रीय संसद बाद में एक नया कानून बनाकर इकाई राज्य के कानून को निरस्त कर सकती है इकाई राज्य के कानून को निरस्त कर सकती है इस प्रकार समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधायन की मुख्य अधिकारिता केंद्र के पास ही है राज्य उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते विराम अब समझिए क्लास ध्यान रखिएगा वैसे तो मैंने आपको बताया कि एक कंकरेंट लिस्ट में जिसे हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं अगर उसमें केंद्र और राज्य एक ही विषय पे परस्पर विरोधी कानून बना लेते हैं एक जैसा कानून बनाते तो कोई एतराज नहीं ओके पर अगर वो कानून में कुछ भी पॉइंट परस्पर विरोधी है प्रतिकूल है तो केंद्र का ही कानून
लागू रहेगा। ये हमने भी अपने स्कूल्स में, आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा, सिविक्स में। ओके, पर एक कंडीशन है जहां राज्य का कानून लागू हो सकता है। इस कंडीशन में अगर राज्य कानून बनाने से के पहले राष्ट्रपति उसे अनुमति ग्रांट कर दे, राष्ट्रपति उसे अनुमति दे दें कि हाँ आप ऐसा कानून बना सकते हो, तो राज्य का कानून जारी रहेगा। केंद्र का अपना कानून रहेगा, राज्य का अपना कानून रहेगा। पर क्लास हम सब जानते हैं राष्ट्रपति किसके उस पे अपनी सहमति देते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की उस पे अपनी सहमति देते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति से कहते हैं कि आप अपनी सहमति दीजिए या अपनी सहमति ना दीजिए। तो यहां भी केंद्र का ही विषय हो जाएगा। पर एक वो है, इसका एक्सेप्शन है कि अगर राज्य कानून बनाने से पहले या कानून बनाने के प्रोसेस में राष्ट्रपति उसे अनुमति दे दे कि हाँ भाई आप अपना ये कानून बना सकते हो, तो केंद्र का कानून फिर राज्य का कानून निरस्त नहीं होगा, रहेगा। पर मैंने आपको एक नीचे एक लाइन लिखवाई, पर ठीक है राज्य का कानून बन जाएगा, पर केंद्र अपनी शक्ति, विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद में एक फिर से कानून बना सकता है, जिसमें वो समवर्ती सूची के तहत राज्य में जो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे निरस्त कर सकता है। ये भी प्रावधान है। तो अल्टीमेटली कौन पावरफुल हुआ, कौन ताकतवर हुआ? केंद्र हुआ। राज्य सूची में भी केंद्र है, समवर्ती सूची में भी केंद्र है, और केंद्रीय सूची में भी केंद्र है। तो फेडरलिज्म नाम का तो चीजें यहां बहुत कम है। आप समझ रहे होंगे, फेडरलिज्म नाम की चीजें तो बहुत कम है। वो 7 लक्षण तो मौजूद है हमारे यहाँ। हम कहते हैं कि जिस संविधान में वो 7 लक्षण होंगे, वो 7 लक्षण क्या हैं? ताकतों का बंटवारा, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा संविधान का कठोर होना, पांचवा सुप्रीम कोर्ट का मौजूद होना, छठा आपके बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, सातवां 3 सूचियों का होना। ये 7 लक्षण हमारे संविधान में मौजूद हैं, परंतु फिर भी हमारा संविधान में हम उसे संघवाद नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से संघीय नहीं कह सकते। संघीय के कुछ लक्षण मौजूद हैं, पर हमारे एकात्मक के भी संविधान में काफी कुछ है। ये जो प्रोविजन है ये सब एकात्मक ही तो है। केंद्रीय सूची की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्य सूची में भी केंद्र हावी है, समवर्ती सूची में भी केंद्र हावी है। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए। आप लोग में से कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहे तो सर ये 249 आर्टिकल को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आर्टिकल 249 को, आर्टिकल 249 देखिए, आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि आप जो भी केंद्र, मतलब एक तरीके से देखिए, आर्टिकल 249 सीधे सीधे कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, ये 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं कोई भी एक बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं, तो क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा ये स्टेट लिस्ट के हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी से ये कहे कि स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट जो है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है और इसके लिए सेंटर कानून बनाए, सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाए, तो 1 साल के लिए सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये ताकत आ जाती है कि उस सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती है। ओके, उस सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती है। क्लियर है गाइस? तो आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से, अब राज्यसभा क्यों कही गई है? क्योंकि राज्यसभा किसकी सभा है? राज्यों की सभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ गया गाइस? यस हर्षिता? यस सर। सर ये जो रिसेंटली फार्म बिल पास हुए हैं वो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। देन स्टेट लिस्ट का तो सब्जेक्ट है ही, बट द थिंग इज, नहीं वो तो आपके
देखो, स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर एग्रीकल्चर के कुछ जो जैसे एमएसपी हो गया, आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, या आपके जो एपीएमसी का एक्ट हो गया, इन सब चीजों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये उसके तहत नहीं पास किए गए। एग्रीकल्चर में आपके जो स्टेट एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो एक अलग पार्ट है। ये जो है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एग्रीकल्चर से, पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके तहत पास हुआ? यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ। वो उसके लिए वो उसके कंकरेंट लिस्ट में नहीं ले रहा, स्टेट लिस्ट में नहीं रहा। गॉट माय पॉइंट? और अगर न्यूज देखी होगी तो आपने शायद इस चीज का ध्यान नहीं दिया, राज्यसभा कोई ऐसे अगर इस तरीके का कोई बहुमत होता या ऐसा कोई प्रोविजन होता तो उसे वॉइस वोट से थोड़ा ना पास होता है, वो तो फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। व्हाट माय पॉइंट हर्षिता? ये वो नहीं है, ये एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट द थिंग इज दैट कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे टॉप रिलेटेड चीजें हैं जो ऑल ओवर इंडिया को इफेक्ट करती हैं, तो उस चीज पे सेंटर कानून बनाएगा। अब एमएसपी हो गई, ऑल ओवर इंडिया को इफेक्ट करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड क्रॉप प्रोक्योरमेंट, ये एक ऐसे टॉपिक्स हो गए, ये ऐसे इश्यूज हो गए जो किसी एक राज्य को नहीं इफेक्ट करेंगे, ये ऑल ओवर इंडिया के राज्य को इफेक्ट करेंगे, इसलिए केंद्र कानून बना रहा। अगर इन चीजों के ऊपर हम राज्यों को छोड़ दें तो हर राज्य अपने अलग कानून बनाएंगे। तो अगर आपने आई होप शायद आपने एक इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर किया है आपने हर्षिता, इफ आई रिमेम्बर। सर नो, मेरी तो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट भी नहीं हुई। इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर नहीं किया, ओके। तो नहीं। बट आई थिंक यू डिड द इंडियन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने सर शायद नो, ड्रेनेज सिस्टम से ज्वाइन किया था। सर नो नो सर मैं दिसंबर में आई थी। ओके, सो द थिंग इज दैट वहां पे मैंने आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने फिलहाल 2 टॉपिक में पढ़ाया था, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 1964 में बना था, तो एक्ट के तहत, तो 1964 में किसने एक एक्ट पास किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। क्लियर है? इसी तरीके से आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों में जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, एपीएमसी एक्ट, ओके, तो आपके जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जिसे हम एपीएमसी एक्ट 2003 कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ओके, एपीएमसी एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए। तो ये कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पे एक तरीके से जो पैन इंडिया को कंसर्न करते हैं, जो पूरे भारत को कंसर्न करते हैं, उस चीजों में केंद्र कानून बनाता है। गॉट माय पॉइंट हर्षिता? यस सर मतलब इसमें स्टेट के कंसल्टेशन की कोई जरूरत ना नहीं है। अगर ऐसा चीज होती तो उसे वॉइस वोट से थोड़ा ना पास किया जा सकता था, उसके लिए तो राज्यसभा पहले 2/3 मेजोरिटी से पास करती। सर आई डोंट नो अबाउट वॉइस नो। आपने देखा नहीं अभी न्यूज में वॉइस कल के यस बल्कि सर देखा था, बट उतना क्लियर नहीं हुआ कि क्या हाँ, है। वॉइस वोट से पास हुआ है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय होते हैं या बिल होते हैं, उन्हें वॉइस वोट से नहीं पास किया जाता, उन्हें बाकायदा वोटिंग होती है। ओके, क्लियर है? इसलिए वो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, ये वॉइस वोट क्या होते हैं ये सब आगे पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए, लिखिए क्लास। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत के विषय, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत विषय जिनका वर्णन ना तो संघ सूची में है और ना तो राज्य में है और ना ही वे संवर्ती सूची में है, जिनका वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना ही वे संवर्ती सूची में है, और ना ही वे संवर्ती सूची में है,
वे संवर्ती सूची में हैं। इन विषयों पर कानून निर्माण की अधिकारिता, इन विषयों पर कानून निर्माण की अधिकारिता अनुच्छेद 248 248 के तहत, अनुच्छेद 248 248 के तहत संसद के पास है, संसद के पास है। राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वह अवशिष्ट राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वह अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सके। हालांकि केंद्र इतना अवश्य कर सकता है, हालांकि केंद्र इतना अवश्य कर सकता है इतना अवश्य कर सकता है कि वह अपने विवेक से अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आने वाले विषयों को संवर्ती सूची में डाल दे या राज्य सूची में डाल दे, संवर्ती सूची में डाल दे या राज्य सूची में डाल दे। सूची में डाल दे विराम। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास निहित है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास निहित है। राम नेक्स्ट पर कंक्लूड कर, इस पॉइंट को कंक्लूड कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो केंद्र ना केवल, इस प्रकार देखा जाए तो केंद्र ना केवल केंद्र न केवल संघ सूची पर विधायी करने हेतु अहर है, संघ सूची पर विधायी करने हेतु अहर है, वरन उसे राज्य और संवर्ती सूची के विषय पर भी, वरन उसे राज्य और संवर्ती सूची राज्य और संवर्ती सूची के विषयों पर भी आवश्यकता पड़ने पर, संवर्ती सूची के विषयों पर आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने की पूरी अधिकारिता प्राप्त है।
कानून बनाने की पूरी अधिकारता प्राप्त है। ठीक है क्लास। किंतु आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने की पूरी अधिकारता प्राप्त है। विराम। संघात्मक शासन में इकाई राज्य पूरी तरह स्वतंत्र, स्वायत्त एवं अधिकारता संपन्न होते हैं। संघात्मक शासन में इकाई राज्य पूरी तरह स्वतंत्र, स्वायत्त एवं अधिकारता संपन्न होते हैं, किंतु भारतीय संविधान में उनकी स्वतंत्रता काफी सीमित कर दी गई है। किंतु भारतीय संविधान में उनकी स्वतंत्रता काफी सीमित कर दी गई है। विराम। शक्तियों का विभाजन पूरी तरह केंद्र के पक्ष में झुका है। शक्तियों का विभाजन पूरी तरह केंद्र के पक्ष में झुका है। केंद्र के पक्ष में झुका है। विराम। वस्तुतः केंद्रीकरण की इन प्रवृत्तियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। वस्तुतः केंद्रीकरण की इन प्रवृत्ति के लिए ऐतिहासिक अनुभव और समकालीन परिस्थितियां अधिक उत्तरदायी थीं। ऐतिहासिक अनुभव और समकालीन परिस्थितियां अधिक उत्तरदायी थीं। अधिक उत्तरदायी थीं। इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि जब भी केंद्र अवज्ञा का अभाव बढ़ा है, इतिहास में हमें ज्ञात होता है कि जब भी केंद्रीय अवज्ञा का भाव बढ़ा है, केंद्रीय अवज्ञा का भाव बढ़ा है, भारत की तत्कालीन दशाएं भी जब भी केंद्रीय अवज्ञा का भाव बढ़ा है, तब तक देश कमजोर हुआ है। मतलब देश को एकीकृत रखने के लिए एक बहुत सुदृढ़ केंद्र की जरूरत रहती है। और क्योंकि भारत का जन्म ही विभाजनकारी समय में भारत का जन्म हुआ है, भारत का जन्म विभाजन से हुआ है। और जिस समय भारत में कई सारी विभाजनकारी शक्तियां
मौजूद थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। ओके, देखिए क्लास, भारत की तत्कालीन दशाएं भी दशाएं भी जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत में भारत ने देश के विभाजन का दंश झेला था। भारत ने देश में विभाजन का दंश झेला था और कई विभाजनकारी शक्तियां क्रियाशील थीं नव स्वाधीन देश में अनेक रियासतें थीं। नव स्वाधीन देश में अनेक रियासतें थीं। जो पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, इन परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया। फलता केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां संविधान में अधिक हैं। विराम। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? बड़ा पॉइंट है पर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था ये जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया। किसी को कोई डाउट तो नहीं? साहिल जी समझ में आ रहा है? हाँ जी साहिल जी, मतलब सिंस यू आर ए 12th पास आउट स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यहाँ किसी को कोई डाउट? इसलिए क्लास कल से कह रहा हूं, कल से सभी के वीडियोस ऑन होंगे। ओके, अदरवाइज आउट ऑफ द क्लास। आप
लेक्चर आपको लेना है, आप मेरे से टेलीग्राम में ले लीजिए, ओके। क्योंकि जब आप वीडियो ऑन होगा तो ऑडियो भी ऑन होगा, ओके। तो हम आपसे रूबरू आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर होगा। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट के कई सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो आगे आते जाएंगे, बट ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट खत्म किया। थर्ड लिखिए क्लास, थर्ड, राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन की, राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन की केंद्र के पास शक्ति, केंद्र के पास शक्ति, मतलब राज्य सरकार कभी भी अपने प्रदेश का नाम भी चेंज नहीं कर सकती। अब जैसे 2006 में तत्कालीन उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाए, ठीक है। तो केंद्र ने उस विधेयक को पारित कराया संसद में, फिर 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। तो क्या स्पष्ट है, केंद्र ही राज्य का नाम बदल सकता है, केंद्र ही नए राज्य बना सकता है। नए राज्य के गठन में राज्य का जो भूमिका होती है वो बहुत 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 ही सीमित होती है, कोई मेजर भूमिका नहीं होती। राज्य से बस उसकी इच्छा जाना जाता है, राज्य से बस उसकी इच्छा जानी जाती है। हाँ भाई, आप क्या चाहते हैं, आपको ये विधेयक आपके पास आ रहा है, हमें आपके राज्य को बांटना है, मतलब उत्तर प्रदेश के पास ये विधेयक गया विधानसभा के पास, हमें आपके राज्य को बांटना है, हम एक नया राज्य उत्तरांचल बना रहे हैं। अगर उस समय के तत्कालीन, वैसे उत्तर प्रदेश ने समर्थन किया था, पर अगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज का विरोध भी करती तब भी केंद्र की ही चलती। तो मतलब केंद्र सरकार, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार भारत की कभी भी एक नया राजनीतिक मैप बना सकती है। आपने जम्मू कश्मीर का देखा ही होगा, एक झटके में एक राज्य को खत्म कर दी, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आज केंद्र सरकार के पास यह ताकत है कि वो एक झटके में उत्तर प्रदेश को और उसमें बांट सकती है, और प्रदेश में बांट सकती है। वो वापस उत्तराखंड को सपोज उत्तर प्रदेश में मिला सकती है, वो हरित प्रदेश बना सकती है केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार कभी भी, मैंने कहा ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एनी टाइम। केंद्र सरकार के पास यह ताकत है कि वो भारत में कभी भी राजनीतिक नक्शा को बदल सकती है। इसलिए अब इसका एक क्वेश्चन आया है मेंस का, लिख लीजिए। एक मेंस का क्वेश्चन आया, मेरे ख्याल से हरिशंकर को मैं पहले बता चुका हूं क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन आया, पीसीएस में भी आया हुआ, आईएएस में भी आया हुआ। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अमेरिका एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, वहीं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वहीं भारत
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, कौन मेरे को इसको एक्सप्लेन करेगा? सर यहाँ इंडिया में स्टेट तो कभी भी सेंटर बना सकता है और कभी भी खत्म कर सकता है, बट इन अमेरिका ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ स्टेट ज्यादा पावरफुल है। तो आपने तो एक पार्ट का आंसर बताया हर्षिता, दूसरे पार्ट का तो कहाँ बताया आपने? सर दूसरा क्या है? दूसरा मैंने कहा ना, आपने ये तो बता दिया आंसर में कि भारत के राज्य विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल है। इंग्लिश में इंडिया, अमेरिका इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, व्हाइल इंडिया इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। हाँ सर, यूनियन को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि यूनियन ज्यादा पावरफुल है। स्टेट के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो यूनियन को हाँ, तोड़ तो सके। इसको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये जो मैं डिक्टेट करूंगा कल, और कल ध्यान रखिएगा क्लास, कल आपका क्लास की टाइमिंग बुधवार है, रात के 8:30 बजे चलेगी, 8:30 पे। ओके, 8:30 टू 10 o'clock की आपकी टाइमिंग रहेगी। ओके, जिसमें हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में केंद्र नए राज्य बना सकता है, मौजूदा राज्य को खत्म कर सकता है, मौजूदा राज्य को मिला करके एक नया राज्य बना सकता है, पर राज्य केंद्र को नहीं नष्ट कर सकते। वहीं अमेरिका में क्या है? अमेरिका में संघ ना तो नया राज्य बना सकता है, ना ही राज्य का नाम चेंज कर सकता, ना राज्य की सीमाएं चेंज कर सकता। तो क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको लिखवाया कि अमेरिका इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, व्हाइल इंडिया इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अमेरिका एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब फिर से ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, भारतीय संविधान राज्यों की अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान राज्यों की अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। यहां जितने लोग क्लास ले रहे हैं समझ में आ गया गाइस? ओके, कल इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं क्लास। ओके,